विल्किंसन कैटलिस्ट क्या था ना कल, कैटालिटिक साइकिल। आप लोग असाइनमेंट जो है आपको दी हुई है उसमें है इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे मतलब कोई भी साइकिल करते हो साथ साथ में एक बार जब भी आप रिवाइज करते हो घर जाके ओएमसी, तो साथ में असाइनमेंट रखा करो, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस ढूंढ के उसी टाइम पे अटेम्प्ट करके देख लो, ठीक है। जॉन से टॉपिक जैसे आप कल हमने विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ा है, तो असाइनमेंट में से फटाफट से एक बार गो थ्रू हो जाओ कि विल्किंसन कैटलिस्ट के क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, ठीक है। उस टाइम पे उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैंने कल बताया था कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट है उसके दो फंक्शंस हैं। वन वी हैव डिस्कस्ड दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। द अदर फंक्शन इज राइट डाउन decarbonylation, other function of Wilkinson's catalyst. Decarbonylation of aldehydes, decarbonylation of aldehydes to alkenes. Decarbonylation of aldehydes to alkanes. What do we mean by decarbonylation? Removal of कार्बन मोनोऑक्साइड, रिमूवल ऑफ द CO ग्रुप। तो एल्डिहाइड्स में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका डीकार्बोनाइलेशन का मतलब यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव करेंगे हमारे पास किसका बॉन्ड बन जाएगा, R ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, डीकार्बोनाइलेशन हो रही है, एल्डिहाइड्स की कन्वर्जन हो रही है एल्केन्स में। कौन कर रहा है ये, विल्किंसन्स कैटलिस्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा, लेट्स सपोज हमारे पास दो एक स्ट्रक्चर ऐसा है इस तरह से जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, एंड वी आल्सो हैव एल्डिहाइड ओवर हियर, ठीक है, एंड वी आर ट्रीटिंग इट विद विल्किंसन्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट के दो काम है, एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट करना एल्केन्स में। तो यहाँ से CO ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा क्या है, इस बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन करना है ना। तो हम कैसे गैस करेंगे कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, हाउ विल वी मेक आउट दिस। जब आप हाइड्रोजनेशन के लिए क्या चाहिए होता है विल्किंसन्स कैटलिस्ट के साथ, कुछ चाहिए होता है हाइड्रोजनेशन, कहाँ हरसिमरन बताओ, हाइड्रोजन चाहिए। तो जब तक आपके पास एरो के ऊपर हाइड्रोजन नहीं गिवन, तो फिर डबल बॉन्ड के पास कोई हाइड्रोजन नहीं आ सकते। अकेला विल्किंसन्स कैटलिस्ट का काम नहीं है ना, ठीक है, वो तो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज हो रहा है। तो जब तक आपको एरो के ऊपर हाइड्रोजन गिवन है तो मतलब आपको क्या करना है, हाइड्रोजनेशन। अगर बिना हाइड्रोजन के विल्किंसन्स कैटलिस्ट सिर्फ गिवन है तो दैट मींस आपको वहां पे क्या करना है, decarbonylation of the aldehyde group। तो ये डबल बॉन्ड that will remain unaffected और यहाँ पे हमारे पास सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो। पर ठीक आप एक बार यहाँ देख लो, फिर साइकिल में समझ आएगा, ठीक है।
बेसिकली कल हमने विल्किंसन कैटलिस्ट का एक काम किया था, दैट वाज हाइड्रोजनेशन राइट ऑफ एल्कीन्स। तो दूसरा उसका फंक्शन ये है कि यहाँ से वो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डिहाइड ग्रुप में से डीकार्बोनाइलेशन करता है। डीकार्बोनाइलेशन मींस रिमूवल ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ से कार्बोनिल को रिमूव कर देगा और R और हाइड्रोजन का बॉन्ड बच जाएगा। तो एल्डिहाइड से बेसिकली एल्केन्स मिलते हैं, ठीक है। और हाउ वी विल डिफरेंशिएट इन बिटवीन दी डीकार्बोनाइलेशन एंड हाइड्रोजनेशन। अगर आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन है, जैसे इस मोइटी में डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी है, तो विल्किंसन कैटलिस्ट के दोनों काम है, ठीक है। बट यहाँ पे जब तक हाइड्रोजन नहीं गिवन तो डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, डीकार्बोनाइलेशन, ठीक है। इफ यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन भी गिवन है तो फिर एल्डिहाइड ग्रुप की डीकार्बोनाइलेशन नहीं होगी, उस टाइम पे डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन होगी, ठीक है। ये भी लिख लो, इफ विल्किंसन कैटलिस्ट इज गिवन along with hydrogen, then उस टाइम पे aldehyde group will remain unaffected and here hydrogens will be added, okay. कर दिया नोट सबने? Now we are going to draw the cycle, ठीक है। आप खुद से स्टेप बाय स्टेप सोचोगे क्या करना है, ठीक है। तो हमने बेसिकली फंक्शन याद रखना है, मतलब रिएक्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है, और साथ में जो हमें उससे प्रोडक्ट बनाना है वो हमें ध्यान रखना चाहिए उस चीज का। तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, रोडियम के साथ PPH3 3 times and chlorine, electron count 16 electron species, oxidation state +1। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डीकार्बोनाइलेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो उसके लिए सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप जो है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे रोडियम की सरफेस पे। तो कैसे ऐड करेंगे, यू हैव RC डबल बॉन्ड OH, कैसे ऐड करोगे, लिगेंड्स को ऐड कर रहे हो मेटल के ऊपर। कौन सी रिएक्शंस होती है ये, एक तो सिंपल लिगेंड एडिशन, लिगेंड एसोसिएशन, लिगेंड एडिशन, और क्या हो सकता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, है ना। ये दो रिएक्शंस पढ़िए। तो देखो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी क्या, कौन सी ग्रुप्स पढ़े थे उसमें, सबसे पहले नॉन पोलर की एडिशन कैसी होती है, सिस होती है। और किसकी सिस होती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की, और स्लाइटली पोलर बॉन्ड। स्लाइटली पोलर बॉन्ड्स की एग्जांपल बताओ, आर कार्बन विद हाइड्रोजन, ओके, सिलिकॉन विद हाइड्रोजन। क्या था ना उसमें, स्लाइटली पोलर में कार्बन हाइड्रोजन है और सिलिकॉन हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है जिसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकती है, या कार्बन हाइड्रोजन। तो विच इज वीकर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो वीकर बॉन्ड्स की ही ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन। स्लाइटली पोलर है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहेगी, इट विल बी सिस। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो जाएगा विल्किंसन कैटलिस्ट पे, यहाँ से COR, राइट, यह हाइड्रोजन, देन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन्स एंड क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन काउंट 18 इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें पता है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास C डबल बॉन्ड OR है, हमें फंक्शन क्या है, कार्बोनिल को रिमूव करना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, माइग्रेटरी इंसर्शन का पाथ पढ़ा था ना, उसमें हमने कौन सी माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी में रिएक्शंस देखी थी, डी माइग्रेशन एंड डी इंसर्शन, और जिसे हम बोलते हैं डीकार्बोनाइलेशन। दोनों वर्ड्स बताए थे ना मैंने, डी इंसर्शन और डीकार्बोनाइलेशन। तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से कार्बोनिल को रिमूव करके, मतलब वी आर बेसिकली डूइंग ऑपोजिट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन। तो यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव करके किसी भी सिस पोजीशन पे हम भेज सकते हैं, पर उसके लिए यहाँ पे तो सारी सिस पोजीशंस ऑलरेडी
ऑक्यूपाइड है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, रिमूवल है ना ऑफ सम लिगेंड, ताकि स्पेस क्रिएट हो और फिर कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से आके सिस पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सके। तो दैट इज बेसिकली वी आर गोइंग टू डू लिगेंड डिसोसिएशन, है ना। और किसका लिगेंड डिसोसिएशन करेंगे, PPH3 का, which is the more bulky ligand। और हाइड्रोजन का तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमें चाहिए, R ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है ना। तो डिसोसिएशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या बनेगा इससे हमारे पास, लेट्स सपोज हमने ये वाला सिस पोजीशन जो था दैट वी हैव रिमूव्ड, ओके, सो यू विल गेट R ग्रुप हियर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा कार्बोनिल, देन phosphorus, phosphorus and here chlorine, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया ये, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगी, नो, बिकॉज वी आर रिमूविंग न्यूट्रल लिगेंड, तो रोडियम विल बी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मैम 18 रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्योंकि PPH3 रिमूव किया तो CO भी तो डाल दिया। अरे हाँ सॉरी, ठीक है राइट, ये 18 हो जाएगा, 18 ही रहेगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास PPH3 को हमने रिमूव किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर था, कार्बोनेट को रिमूव करके कार्बोनेट जब यहाँ पे आएगा तो हमारे पास ये तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन ही रहा ना R ग्रुप, तो CO ग्रुप आ गया, इट विल रिमेन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन किसकी होगी, R ग्रुप एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, अब नेक्स्ट स्टेप विल बी रिडक्टिव एलिमिनेशन, यहाँ से एल्केन्स मिल जाएंगे, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से क्या बनेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, रोडियम 2 PPH3 1 क्लोरीन एंड 1 कार्बोनेट। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, कैटलिस्ट की रीजनरेशन, राइट। वो कैसे करेंगे, क्या डिफरेंस है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप की जगह क्या चाहिए हमें, PPH3, तो कौन सी रिएक्शन होगी, हाँ सब्स्टिट्यूशन, है ना, सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एंड अच्छा ये तो 16 हो जाएगा हमारे पास, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो अब सब्स्टिट्यूशन कौन सी होगी, डिसोसिएटिव या एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विल फॉलो एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। तो वी विल ऐड PPH3 और यहाँ से कार्बोनिल को रिमूव कर देंगे और कैटलिस्ट जो है हमारा that will be regenerated। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑक्सीडेटिव एडिशन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, लिगेंड डिसोसिएशन। थर्ड स्टेप रिडक्टिव एलिमिनेशन एंड लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो नोट कर लो।
कर लिया नोट सबने? एवरीवन? कब कर दूं? सबने कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट लिखो, क्रैबट्री कैटलिस्ट। सुना है नाम क्रैबट्री का? सुना है? क्या है क्रैबट्री? हाँ, कैटलिस्ट। हाँ बताओ, मैंने अब बोला थी क्रैबट्री कैटलिस्ट, बोलो। क्रैबट्री बुक का नाम है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स की सबसे अच्छी बुक है क्रैबट्री, ठीक है? अगर ओएमसी पढ़नी हो तो वहां से पढ़ना कभी, ठीक है? एग्जाम के बाद, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं पढ़नी? बहुत बड़ी बुक है, ठीक है? सिर्फ ओएमसी करते रह जाएंगे फिर, ठीक है? तो एग्जाम के बाद नॉलेज गेन करने के लिए इंडिया में अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है ना? और जो ज्यादा हार्ड वर्क करते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रह जाते हैं, उनका नहीं होता। एग्जाम्पल है मेरे पास, मेरी क्लासमेट की, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट था पर अभी तक क्लियर हुआ क्योंकि उसने बुक्स ही पढ़ी। उसको बहुत समझाया कि ऐसे मत करो, सिर्फ बुक्स मत पढ़ो, थोड़ा सा नोट्स पे रिलाई करो, क्योंकि जैसे अकेडमीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से मिक्स मैच करके, और वैसे भी जो टॉपिक्स है वो रिपीट ही आते हैं पेपर्स में, ठीक है? तो वो सब पढ़ना जो एग्जाम में आना भी नहीं है, दैट विल गिव यू नॉलेज, बट उससे एग्जाम नहीं क्रैक होते इंडिया में, बहुत प्रॉब्लम आती है ना? पर उसके बाद जब तुम इंटरव्यूज में जाते हो और जब तुम टीच करते हो उस टाइम पे नॉलेज चेक होती है ना? उस टाइम पे सिर्फ इतनी सी नॉलेज काम नहीं आएगी। उस टाइम पे जब स्टूडेंट्स कोई और डाउट पूछते हैं जो तुमने नहीं पढ़ा हुआ, तो वहां पे वो चीजें काम आती है। या इंटरव्यू में तुमसे वही नहीं पूछा जाएगा जो सिर्फ सीएसआई नेट में आता है ना, उस टाइम के लिए पढ़ना बुक्स नॉलेज के लिए। तो ओएमसी के लिए पढ़ोगे तो क्रैबट्री, और क्रैबट्री साइंटिस्ट का नाम था जिसने क्रैबट्री कैटलिस्ट डिस्कवर भी किया था, उसके नाम के ऊपर है क्रैबट्री कैटलिस्ट, ठीक है? और क्रैबट्री कैटलिस्ट क्या है? It's called as the brother of Wilkinson's catalyst. Why? सेम फंक्शन, ठीक है? जैसे विल्किंसंस कैटलिस्ट का काम क्या है? हाइड्रोजनेशन करना एल्कीन्स और एल्काइंस की, वैसे ही क्रैबट्री किसके लिए यूज किया जाता है? हाइड्रोजनेशन। देखो, क्रैबट्री कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओके, डिफरेंस क्या हुआ फिर इसका? विल्किंसंस कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर था हमारे पास कि वो सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन करता है। मतलब सिलेक्टिव मतलब अगर आपके पास मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है तो किसकी करेगा वो? मोनो सब्स्टिट्यूटेड की, है ना? दैट मींस दैट इज सिलेक्टिव, बट क्रैबट्री कैटलिस्ट इज नॉट सिलेक्टिव। अगर किसी मॉलिक्यूल में मोनो भी है, डाई भी है, ट्राई भी है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सारे प्रेजेंट है, तो वो सबकी रिडक्शन कर देता है, ठीक है? देखो, it is not a selective catalyst. It is not a selective catalyst, but it reduces all the mono substituted, di substituted, tri and tetra substituted olefins. Mono, di, tri and tetra substituted olefins, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको कि इसमें आपके पास मेटल कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज इरिडियम, ठीक है? लिगेंड्स कौन से हैं? एक तो हमारे पास पिरिडिक रिंग है, दूसरा हमारे पास साइक्लोऑक्टाडाइईन लिगेंड, साइक्लोऑक्टाडाइईन। और ये कौन सा लिगेंड है? CY स्टैंड्स फॉर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ठीक है? जैसे हम लिखते हैं ना PPH3, तो इसमें PH क्या होता है? फिनाइल, है ना? वैसे ही PCY3 का मतलब CY स्टैंड्स फॉर साइक्लोहेक्साइल। मतलब अब क्या है? पहले फिनाइल रिंग थी ऐसे, अब सिंपली क्या है?
साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट इज योर PCY3 लिगेंड। इसका देखो इलेक्ट्रॉन काउंट कितना बनेगा, कितना आ रहा है 17, 16 आना चाहिए। इरिडियम से 9, PCY3 से 2, 11 हो गया। इरिडियम से 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, PCY3 से 2 इलेक्ट्रॉन्स, पिरिडीन रिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन एटम अटैच्ड है और साइक्लोऑक्टाडाइन कितने देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो गया, आपने प्लस का नहीं माइनस किया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू चार्ज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, ठीक है। Write down next point. Crabtree catalyst also undergoes chelation. कल बताया था ना chelation का मतलब क्या होता है, ring formation. Crabtree catalyst also undergoes chelation and delivers hydrogen from the same side. Delivers hydrogen from the same side of the lone pair containing atom, तो जिस साइड पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम प्रेजेंट होगा उसी साइड पे किलेशन होगी और फिर उसी साइड से हाइड्रोजन ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। इंडिगो में से बता दो कौन बनेगा, कौन सा बनेगा, ए विल बी दी प्रोडक्ट, राइट। सबसे पहले तो हमारे पास 2 बॉन्ड्स है, तो हमने क्या बोला था, इट इज नॉट अंडरगोइंग सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, तो दोनों डबल बॉन्ड्स रिड्यूस होंगे हमारे पास। तो ये या ये हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे हमने सिर्फ एक बॉन्ड की रिडक्शन दिखाई है, ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा था कि जिस साइड पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके पास लोन पेयर्स है, उसी साइड से हाइड्रोजन आएंगे, है ना। तो हाइड्रोजन कौन सी साइड से आएंगे डबल बॉन्ड के ऊपर, अबव साइड से। तो अगर हमारे पास ये प्लेन में रिंग प्रेजेंट है, अगर हम अबव साइड से हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे मिथाइल था, ये प्लेनर था ना, तो ऐसे था इसके साथ। अगर ये रिंग का प्लेन है तो यहीं पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। अबव वाली साइड से जैसे ही हाइड्रोजन आएगा तो मिथाइल ग्रुप कहाँ चला जाएगा, बैक साइड पे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास अबव में हाइड्रोजन आएंगे, ये वाली दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन अबव में होगा,
तो ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप को कहाँ जाना पड़ेगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो वो ऐसे शो नहीं करते, ज्यादातर हाइड्रोजन को दिखाते हैं, सिर्फ इसको दिखाते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ओके। डन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, or this is called as oxo process. Hydroformylation or oxo process. लिखो इसके बारे। The addition of hydrogen and carbonyl. The addition of hydrogen and carbonyl, that is carbon monoxide, on the olefin double bond, on the olefins double bond, in the presence of a catalyst, in the presence of a catalyst, to give aldehyde, to give aldehyde as the product, to give aldehyde as the product, is known as hydroformylation, is known as hydroformylation. ठीक है, तो क्या किया आपने, क्या लिखा कि अगर हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन डबल बॉन्ड पे हमें क्या ऐड करना है, कौन सी दो चीजें ऐड करनी है, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, और क्या बनेगा उससे, एल्डिहाइड। कैसे बनेगा एल्डिहाइड, देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, H2 एंड CO, एक हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफर कर दो, क्या बचा हमारे पास, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को इधर ट्रांसफर कर दो, कौन सा ग्रुप बन जाएगा, CHO ग्रुप। तो हमारे पास कार्बन 2 है, 1 एंड 2 कार्बन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना है, दूसरे कार्बन पे CHO ग्रुप को ट्रांसफर करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH2 then CH2 then CHO। ये कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दिया, सेकंड कार्बन पे CHO ग्रुप ट्रांसफर कर दिया, ये कौन सा प्रोडक्ट बना हमारे पास, लीनियर प्रोडक्ट। और पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन, ये कौन सा प्रोडक्ट बना हमारे पास, ब्रांच। यहाँ पे एक ही कार्बन पे CH3 ग्रुप्स भी और नीचे CHO ग्रुप है, ठीक है। तो दिस इज योर ब्रांच प्रोडक्ट। कैटलिस्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो लिख लो, दैट इज हाइड्रोजन टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, ठीक है। ये हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया ना ये, जो कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो। इसके नीचे, कैटलिस्ट के नीचे टेम्परेचर लिख लो कि कितना यूज करते हैं, 90 to 250 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यूज्ड इज 90 to 250 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 100 to 400 बार, ठीक है। अब ना एक्चुअली क्या है, ऑक्सो प्रोसेस में सिर्फ यही एक कैटलिस्ट हम यूज नहीं करते, इसके अलावा और भी कैटलिस्ट हैं, ठीक है। तो 3-4 कैटलिस्ट और हैं। हमने अब क्या करना है, सभी कैटलिस्ट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टडी करनी है। तो अब जैसे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक लीनियर बन रहा है, दूसरा ब्रांच बन रहा है, तो इनमें ही क्या है,
जो लीनियर प्रोडक्ट है दैट इज बायोडिग्रेडेबल. ओके, बायोडिग्रेडेबल इन द सेंस कि जो हमारे पास एल्डिहाइड्स है उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ से CHO ग्रुप की ऑक्सीडेशन करी तो जो CHO ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में. ठीक है, COH बन जाएगा. रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे यू विल गेट ऑक्सीडेशन CH2 CH2 COH, ये हो गया ऑक्सीडेशन से. अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो तो यू विल गेट R CH2 CH2, ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में. ठीक है, तो मतलब ये बायोडिग्रेडेबल है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, बट जो हमारा ब्रांच्ड प्रोडक्ट है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कौन सा होगा हमारा, लीनियर प्रोडक्ट. तो कैटलिस्ट हम ऐसा डिजाइन करेंगे जो ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा यील्ड किसकी देगा, लीनियर प्रोडक्ट की. तो जो कैटलिस्ट लीनियर को फेवर कर रहा है ओवर ब्रांच्ड, दैट इज अ गुड कैटलिस्ट. ओके, तो राइट डाउन डिसएडवांटेजेस ऑफ ये कैटलिस्ट लिख लो. इस कैटलिस्ट के डिसएडवांटेजेस देखते हैं हमने. डिसएडवांटेजेस number 1, it works at high temperature and pressure. It works at high temperature and pressure. जो रिएक्शन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो सकती है दैट वी से कि बेटर है. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस देनी पड़े जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर बढ़ाओ तो दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द कैटलिस्ट. ओके, नेक्स्ट सेकंड डिसएडवांटेज लिखो, the normal linear versus branched ratio. The normal linear versus branched ratio was not good. Linear versus branched ratio was not good. इसका मतलब क्या है कि लीनियर हमें ज्यादा चाहिए है ना, तो लीनियर वर्सेस ब्रांच रेशियो हाई होनी चाहिए. दैट मींस है ना, लीनियर ज्यादा होगा तो उसकी लीनियर अपॉन ब्रांच रेशियो हाई होनी चाहिए, पर इसमें अच्छी नहीं थी, मतलब लो थी. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो अनदर कैटलिस्ट यूज्ड. तो हमें इसके डिसएडवांटेजेस पता लगे तो साइंटिस्ट ने दूसरा कैटलिस्ट भी डिस्कवर किया इसके लिए. और वो कैटलिस्ट क्या था, देखो पहले इनको याद कैसे करने हैं, सारे कैटलिस्ट आपको याद होने चाहिए. एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन. तो वो जो 3-4 कैटलिस्ट हैं आपको याद होने चाहिए. और याद कैसे करने हैं, फर्स्ट कैटलिस्ट ये था हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट कैटलिस्ट में आपने क्या करना है, हाइड्रोजन रहेगा, कोबाल्ट भी रहेगा, कार्बोनिल 3 कर दो. ठीक है, और एक कार्बोनिल की जगह हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट. ठीक है, दिस इज ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट. जैसे PPH3 था उसमें फिनाइल रिंग थी, यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल चेन प्रेजेंट है. ठीक है, तो अनदर कैटलिस्ट इज दिस. अब इसके लिखो सबसे पहले एडवांटेजेस. नया कैटलिस्ट तभी बनाएंगे अगर उसका कोई ना कोई एडवांटेज होगा, है ना. तो इसके एडवांटेजेस लिखो, improved linear versus branched ratio. Improved linear versus branched ratio. जैसे इसके linear versus branched ratio थी linear is to branch, that was 4:1, और इसकी है 8:1. ठीक है, improved linear versus branched ratio. डिसएडवांटेज इसका लिखो, rate of reaction. Disadvantage, the rate of reaction gets slow. The rate of reaction gets slow, or you can write rate of reaction gets decreased. ठीक है, मतलब आपकी रिएक्शन स्लो हो जाती है. और रिएक्शन स्लो होती है किस वजह से, बल्कि लिगेंड की वजह से. ठीक है, कार्बोनिल से ज्यादा बल्कि लिगेंड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है. ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट कैटलिस्ट. सेकंड, अब अगेन थर्ड कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया. उसमें क्या है, हाइड्रोजन रहेगा,
कोबाल्ट की जगह हम मेटल चेंज कर देंगे, कोबाल्ट की फैमिली का ही मेटल लेंगे, रोहोडियम। ठीक है, कोबाल्ट की फैमिली में रोहोडियम है, रोहोडियम। देन कार्बोनिल सिर्फ एक ही रखना है, पहले क्या थे, 3 कार्बोनिल थे, एक फास्फोरस वाला लिगेंड था, है ना। अब कार्बोनिल एक रखेंगे और फास्फोरस के लिगेंड 3 इंट्रोड्यूस कर देंगे, ट्राइब्यूटाइल फॉस्फीन फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, तो थोड़ा सा सारे कैटलिस्ट याद रहेंगे। सॉरी, फास्फोरस के लिगेंड्स तो 3 ही आएंगे, पर यहाँ पे PPH3 होगा। ठीक है, PPH3, क्योंकि ये बल्कि था तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है, और ये इतना बल्कि नहीं है। ठीक है, रिंग्स बल्कि नहीं होते हैं, जो चेन होती है ना, जितनी लंबी चेन होगी उतना ज्यादा बल्कीनेस आता है। ठीक है, तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि रिंग बल्कि होती है, तो फिनाइल रिंग इज लार्ज, बट अगर एज कंपेयर करा जाए उसको चेन्स के साथ, तो जो चेन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब चेन भी कौन सी, लीनियर चेन, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बल्कीनेस आती है। तो हमने ब्यूटाइल ग्रुप को फिनाइल के साथ ही रिप्लेस किया। इसके एडवांटेजेस लिखो, इट वर्क्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, it works at normal temperature and pressure. Linear versus branched ratio was observed to be 16:1. Linear versus branched ratio was observed to be 16:1. Okay. Disadvantage, it is only applicable to the olefins having 3 to 4 carbons. ठीक है, olefins having 3 to 4 carbon. तो जैसे ये एक olefin है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो इसकी हमारे पास हाइड्रोफॉर्मेलेशन हो सकती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे पास 4 कार्बन है, पर इससे ज्यादा के अगर कोई हमारे पास कार्बन कंटेनिंग ऑलिफिन्स होंगे तो उसकी हाइड्रोफॉर्मेलेशन नहीं करवा सकता। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट डिसएडवांटेज, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती है अगर आपका TDS मेथड को कैटलिस्ट बनाने के लिए, कि जब आप कैटलिस्ट बना रहे हो तो कौन सा रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कितना TDS था वर्क, तो वो अपने आप कैटलिस्ट की कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंसिव। तो उसके लिए नेक्स्ट कैटलिस्ट कौन सा था, जिसमें हमने इसी कैटलिस्ट के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। ठीक है, और वो कौन सी मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोबाल्ट का बॉन्ड किसके साथ है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना। तो हमने बेसिकली क्या किया, ये जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, इसमें जो फिनाइल की रिंग है, इसमें मॉडिफिकेशन कर दी। ठीक है, क्या मॉडिफिकेशन की, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या थे, पहले हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सल्फोनिक ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द हाइड्रोजन्स, जितने भी फिनाइल रिंग्स हैं, कितनी है, 9 फिनाइल रिंग्स है ना, तो पैरा पोजीशन पे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं सबको हमने क्या किया, इसके साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो एक हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इसको कंप्लीट कर लो बस। ठीक है, इस पे लिख लेना, इसका फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन कोबाल्ट, हाइड्रोजन, हाँ, रोहोडियम। ठीक है, हाइड्रोजन रोहोडियम, देन क्या था यहाँ पे, एक कार्बोनिल, ठीक है, बाकी PPH3 थ्राइस, और इस पे लिख लेना पैरा पोजीशन। ठीक है, फिनाइल रिंग की जो हमारे पास पैरा पोजीशन है, उसमें हाइड्रोजन की जगह क्या करा है, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इंट्रोड्यूस किया है। चाहे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो या ऐसे लिख लो। ठीक है, पूरा कैटलिस्ट तो नहीं ड्रॉ करेंगे, इस तरह से लिखो। तो इसके जो जो एडवांटेजेस हमने पिछले कैटलिस्ट के पढ़े थे,
इट वर्क्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, लीनियर वर्सेस ब्रांच रेशियो इज गुड, वो सब है। उसके अलावा ये एक तो एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, ये उसका एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। एंड इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू लॉन्ग चेन कार्बन, ठीक है, वो 3 to 4 कार्बन तक ही था ना। दिस इज एप्लीकेबल टू लॉन्ग चेन कार्बन। कौन से फॉर्मूला में? ये ना ऐसे था फॉर्मूला का। तो अब इसमें जो फिनाइल रिंग है उसकी पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन को आपने इसके साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो वो मैंने लिखवा दिया आपको यहाँ पे, तुम्हें फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करना है तो फिर फिनाइल के साथ SO3 नेगेटिव एन कर दो, ठीक है। फिनाइल के साथ डैश लगा के SO3 नेगेटिव एन कर लो। बट आपको समझ आ गया ना, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे। सेम मतलब हाँ, वो आपको ड्रॉ करके देंगे पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। या फिर वो इसी तरह मेंशन करेंगे कि फिनाइल के साथ हमारे पास SO3Na ग्रुप ऐसे गिवन होगा, PPH थ्राइस, ठीक है। इसके बाद भी 3, ठीक है, इस तरह से गिवन ऑप्शन। कैटलिस्ट का इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट करो, कितना आएगा? जो पहला कैटलिस्ट यूज किया था हमने, हाइड्रोजन कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइलेट। यूजुअली रिएक्शन में वही कैटलिस्ट दिया होता है, ठीक है। ठीक है। कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट लिखो, कैटालिटिक साइकिल फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन। कैटालिटिक साइकिल फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन। देखो एक चीज कॉमन है सारे साइकिल्स के लिए, स्टार्ट कहां से करते हो साइकिल को? कैटलिस्ट ड्रॉ करके, ठीक है। तो कैटलिस्ट हमेशा ड्रॉ करते हैं, उसी के ऊपर सारी रिएक्शंस करते हैं। तो यहाँ हमारा कैटलिस्ट है हाइड्रोजन कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइलेट। कितना इलेक्ट्रॉन काउंट है इसका? 18 इलेक्ट्रॉन काउंट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। तुम्हारा रोल क्या है कैटलिस्ट का? एल्कीन, एक तो एल्कीन होनी चाहिए, मतलब आपको रिएक्शंस में क्या क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। एक तो एल्कीन है, दूसरा हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप, ये तीनों आपने ऐड करने हैं, ठीक है। इन तीनों की रिएक्शंस होंगी, कहाँ पे होंगी? कोबाल्ट के ऊपर, और फिर फाइनली प्रोडक्ट क्या बना देना है? एल्डिहाइड। तो मतलब दैट मींस वी नीड टू नाउ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ऐड दीस एल्कीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल ऑन दी कोबाल्ट सरफेस। कुछ भी ऐड कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, क्यों? इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है? 18। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इसका डिसोसिएशन कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। कौन सा फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास? लिगेंड डिसोसिएशन, ठीक है। इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज कर जाएगा। यू हैव हाइड्रोजन कोबाल्ट ट्राई कार्बोनिल, इलेक्ट्रॉन काउंट विल बी 16। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, दैट विल बी +1। अब हम क्या कर सकते हैं? लिगेंड्स ऐड कर सकते हैं। कार्बोनिल तो नहीं ऐड कर सकते, है ना? क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि वो फिर से 18 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हाइड्रोजन्स ऐड कर सकते हैं या फिर
एल्कीन्स। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एल्कीन की कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सॉरी फर्स्ट स्टेप नहीं, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, एल्कीन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनिल ने क्या किया होगा, एक वेकेंट स्पेस क्रिएट की होगी ना हमारे पास, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोबाल्ट हाइड्रोजन, लेट सपोज ये हमारे पास कोई वेकेंट स्पेस क्रिएट हुई थी बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द कार्बोनिल। बाकी कितने कार्बोनिल्स बचेंगे, 3 कार्बोनिल्स बचेंगे। अब इस स्पेस को कौन क्रिएट कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, सॉरी एल्कीन। तो एल्कीन कोऑर्डिनेशन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब एल्कीन कौन सा ले रहे हैं हम, RCH डबल बॉन्ड CH2। इतना क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट स्टेप सोचो क्या होना चाहिए, करो गेस। हाँ यस राइट, है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड यहाँ से जाना चाहिए, एक कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप आना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी ये, कार्बोमेटाइलेशन या एल्कीन इंसर्शन। एल्कीन की इंसर्शन हो जाएगी किसमें, इस बॉन्ड पे, कोबाल्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास फिर से वेकेंट स्पेस क्रिएट होगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्राइड ग्रुप कौन से, लीनियर बनेगा, ब्रांच बनेगा। कार्बोमेटाइलेशन में हमेशा याद रखना है, जब भी हम बनाते हैं तो लीनियर और ब्रांच 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। लीनियर इज फेवरेबल, और लीनियर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन को कहाँ माइग्रेट करें, R1। इसको ना ऐसे याद रखो, देखो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को माइग्रेट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन या तो इस कार्बन पे जाएगा या उस कार्बन पे जाएगा जहां R ग्रुप है। इस जहां हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जहां ऑलरेडी R ग्रुप अटैच्ड है, ताकि कोबाल्ट दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो। क्योंकि अगर आप कोबाल्ट को इसी कार्बन के साथ अटैच करोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो हाइड्रोजन शिफ्ट कहां पे होगा, इस कार्बन पे, और ये आपकी फर्स्ट कार्बन लगा लो, और ये जो सेकंड कार्बन है इसका बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, कोबाल्ट के साथ। सो व्हाट यू विल गेट, कार्बोनिल कार्बोनिल, हियर आल्सो कार्बोनिल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 देन CH2 देन R। यहाँ पे वेकेंट स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये कौन ऑक्यूपाई करेगा, कार्बोनिल। तो मैं इसको यही शो कर रही हूँ, ठीक है। CO ग्रुप, CO भी ऐड कर दिया आपने। सबसे क्या क्या ऐड करने थे, एल्कीन ऐड करना था, कार्बोनिल ग्रुप ऐड करना था, और हाइड्रोजन ऐड करने थे। तो हमने इसी स्टेप में जब एल्कीन इंसर्शन किया तो उसी स्टेप में कार्बोनिल लिगेंड भी ऐड कर दिया, ठीक है। साथ साथ इलेक्ट्रॉन काउंट भी चेक करो, एल्कीन बॉडी यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। एल्कीन कोऑर्डिनेशन से कितना हो जाएगा, 18, है ना। और इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज नहीं करेगा, +1। फिर उसके बाद क्या हुआ, एल्कीन की इंसर्शन, ये कितना इलेक्ट्रॉन काउंट था, 2, और ये कितना था, 1, टोटल 3। जब ये यहाँ माइग्रेट हो गया तो 3 की बजाय कितना रह गया, 1, पर आप और ऐड क्या कर रहे हो, 2, तो पूरा कंपेंसेट हो गया, तो सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉन काउंट, यस और नो, यस। तो यहाँ पे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, हाँ कोबाल्ट कार्बोनिल, कार्बोनिल को एल्कीन, हमें क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना है ना। फाइनल प्रोडक्ट में क्या है, RCH2 देन CHO। तो हमें क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। कौन सी रिएक्शन है ये, माइग्रेटरी इंसर्शन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइग्रेटरी इंसर्शन। तो उससे हमारे पास यहाँ पे यू विल गेट, सॉरी, CO देन CH2 देन R ग्रुप, यहाँ पे कार्बोनिल्स। वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा, कौन ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पे हमारे पास, नहीं हाइड्रोजन नहीं आएंगे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आएगा। ये कितना हो गया इलेक्ट्रॉन काउंट आपका, 16 हो गया ना, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन से आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड, उससे क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्यों ऐड कर रहे हैं, नहीं एक सेकंड रुको, कुछ 16 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है, हाइड्रोजन ही है, हाँ
हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे ना नेक्स्ट स्टेप में। हाइड्रोजन क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें एल्डिहाइड्स को रिमूव करना है, राइट। और कैटलिस्ट की रीजनरेशन भी करनी है, और कैटलिस्ट की रीजनरेशन में हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि माइग्रेटरी इंसर्शन में नेक्स्ट टाइम हम न्यूट्रल लिगेंड ही ऐड करते हैं, है ना। हमेशा यही करते आए हैं ऑक्सीडेट की, हमने हमेशा न्यूट्रल लिगेंड ऐड किया है। पर इसमें मैकेनिज्म में इस तरह का है क्योंकि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करने हैं, तो अगर हम दोबारा से कार्बोनिल लिगेंड ले आएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं बनेगी, है ना। तो यहाँ पे इस स्टेप को अलग से याद रखना कि यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं करना बाकी सबके साथ, ठीक है। यही करते हो ना आप अदरवाइज माइग्रेटरी इंसर्शन जब करते हो तो साथ में जो वेकेंट स्पेस क्रिएट होता है तो उसको आप किससे ऑक्यूपाई करवाते हो? न्यूट्रल लिगेंड के साथ, ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो। यही करते हैं ना। पर इस केस में अगर हम कार्बोनिल को ही इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो फिर से इलेक्ट्रॉन काउंट 18 हो जाएगा। या तो फिर आप डबल डबल लिखो कि पहले आपने कार्बोनिल ऐड किया, माइग्रेटरी इंसर्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, और उसके बाद क्या करेंगे? फिर से कार्बोनिल को रिमूव करके, जिसको आप लिगेंड डिसोसिएशन के फॉर्म में शो करोगे, फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन करो। तो रादर देन ऑल ऑफ दैट हम सिंपली क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिस हो जाएगी एडिशन, तो क्या बनेगा हमारे पास? कोबाल्ट, हाइड्रोजन ऐड कर दिए सिस में, इसके साथ क्या है? CO, CH2, CH2 देन R। कितने कार्बोनिल्स हैं? 1, 2 एंड 3। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन गया। आफ्टर इसका भी लिखोगे कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन काउंट 18, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या बनेगा? यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट हो गया, एल्डिहाइड एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा? कोबाल्ट, साथ में हाइड्रोजन एंड 3 कार्बोनिल्स, ठीक है। तो एक वेकेंट स्पेस क्रिएट होगा यहाँ पे, दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय बाय 1 कार्बोनिल, ठीक है। एड 1 कार्बोनिल, यहाँ पे क्या हो जाएगी? लिगेंड एसोसिएशन, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो। 18 था, रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद कितना हो जाएगा? 16, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है। आफ्टर लिगेंड एसोसिएशन वो बन जाएगा। क्लियर हो गया सबको? सारे स्टेप्स क्लियर है? This is fourth step and this is migratory insertion. फिफ्थ स्टेप है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है।
डन। चलो नेक्स्ट लिखो, मॉन्सैंटो, MONSANTO। पता लगा क्या बोला? MONSANTO, ठीक है। मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस, मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। देखो इसमें कन्वर्जन ऑफ methanol, conversion of methanol with carbon monoxide to acetic acid in the presence of catalyst is called as Monsanto acetic acid process. Is called as Monsanto acetic acid process. तो क्या? Conversion of methanol with carbon monoxide to acetic acid in the presence of catalyst. To acetic acid in the presence of catalyst is called Monsanto acetic acid process. क्या लिखा हमने? कन्वर्जन ऑफ मिथेनॉल विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो यहाँ हम यूज कर रहे हैं दैट इज कैटलिस्ट ऑफ रोहोडियम, लीडियंट जिसमें कार्बोनिल और आयोडीन, ये आपका कैटलिस्ट है। और इसमें साथ में रिएक्शन में हम को कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड इज यूज्ड एज अ को कैटलिस्ट। को कैटलिस्ट क्या होता है? जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो वो कैटलिस्ट उसको हेल्प करता है रेट को और ज्यादा इंक्रीज करने में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, यू हैव CH3OH, मतलब मिथाइल ग्रुप का OH के साथ बॉन्ड है। तो हमने क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसमें CO की इंसर्शन कर देंगे। अगर मैं इस बॉन्ड में CO की इंसर्शन करती हूँ तो क्या बन जाएगा? What is this? Acetic acid. ठीक है। तो conversion of methanol with carbon monoxide in the presence of catalyst and co-catalyst to form the acetic acid as a product. ये है Monsanto acetic acid, ठीक है। अब ये जो हम साइकिल ड्रॉ करेंगे इसका, दैट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम अभी तक जितने हमने साइकिल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी तक साइकिल कैसे बना रहे थे हम? ये ऐसे था ना हमारा साइकिल कि आप कैटलिस्ट से स्टार्ट करते थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स करने के बाद वापस आप इधर ही आ जाते थे, ऐसा ही बन रहा था। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक सर्कल होने के अलावा इसके पास एक आउटर सर्कल भी होता है, ठीक है। तो दिस वे इट प्रोसीड्स, ओके। तो इस वजह से इसकी अलग सी ब्यूटी है कि इसमें इनर सर्कल के साथ साथ एक आउटर सर्कल भी बनता है, ठीक है। तो वो कैसे है उसको मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होगा इसको देख लो पहले, ठीक है, फिर नोट करना। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो हमारा को-कैटलिस्ट है वो मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन होगी हमारे पास सिंपल जो ऑर्गेनिक में आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हो उस तरह से, ठीक है। सो यू हैव मिथेनॉल, ठीक है। ट्रीट दिस विद हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या होगा इसमें? आयोडाइड रिलीज होगा एज I नेगेटिव एंड दैट इज गोइंग टू अटैक ओवर द प्राइमरी कार्बन, ठीक है। और यहाँ से एज अ लीविंग ग्रुप हाइड्रोक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे? मिथाइल आयोडाइड प्लस क्या बनेगा? वाटर। इसका OH और इसका H कंबाइन हो जाएंगे। ये कैसे रिलीज हुआ? एज हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव और ये क्या है? प्रोटॉन H पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर। एक तो ये रिएक्शन है, पहली रिएक्शन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो आप आउटर सर्कल में पढ़ोगे,
जैसे हम इसका कैटलिस्ट के बाद हम एक इसका इनर सर्कल ड्रॉ करेंगे, कैटलिस्ट रीजनरेट होगा हमारा, और उससे यहाँ पे जो है लिबरेट होगा CH3CO आयोडीन। ठीक है, वो कैसे लिबरेट होगा जब हम साइकिल ड्रॉ करेंगे हम तब समझेंगे। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से जो CH3C डबल बॉन्ड OI लिबरेट हुआ, ठीक है, यहाँ से बनेगा वो, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा जो इस रिएक्शन में वाटर बना है उसके साथ। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक ऑन द कार्बन सेंटर, ठीक है, और यहाँ से आयोडीन एज लीविंग ग्रुप एलिमिनेट कर जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट है क्या था, एसिटिक एसिड, वो बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब इस रिएक्शन में आपका एक तो को कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, पहले इतना नोट करो। कर लिया नोट सबने? नेक्स्ट लिखो कैटालिटिक साइकिल। पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, फिर आप ड्रॉ करना। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने एक और साइकिल बनाना है बाद में। स्टार्ट कहाँ पे करेंगे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है हमारे पास, रोडियम, इसमें बाहर चार्ज क्या था, नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या यूज कर रहे हैं, हमने फर्स्ट रिएक्शन में क्या किया था, अभी जो आपने रिएक्शन लिखा उसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, को कैटलिस्ट हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन मिथेनॉल के साथ हुई थी, और उससे प्रोडक्ट क्या बना था, मिथाइल आयोडाइड एंड वाटर। तो जो मिथाइल आयोडाइड पहली रिएक्शन में बना था उसकी यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी ट्रांस, बिकॉज मिथाइल आयोडाइड क्या है, पोलर है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड पोलर है, तो यहाँ पे ट्रांस होगी। ठीक है, सो यू विल गेट रोडियम मिथाइल कार्बोनिल आयोडीन, राइट, दिस वे। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा, रोडियम से 9 आएंगे, कार्बोनिल कितने देंगे 4, कितना हो जाएगा 13, देन 15 यहाँ से हो गया, और एक -1 चार्ज यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है, 18 से चार्ज हम नहीं बढ़ा सकते ना, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं रख सकते। मिथाइल और आयोडीन जब आप दोनों ऐड करोगे तो वो 16 प्लस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो चार्ज आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे कैसे पता लगेगा, इसका टोटल कैलकुलेट कर लो, कितना बन रहा है इसका टोटल बिना चार्ज के, रोडियम से 9 आएंगे, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो चार्ज आएगा -1। ठीक है, इसको हमेशा ऐसे याद रखो कि 18 जब ऑक्सीडेटिव एडिशन करते हैं 16 से 18 होता है। तो अगर चार्ज में प्रॉब्लम आती है कि लगाना या नहीं लगाना, तो आपने इलेक्ट्रॉन काउंट से मैनेज करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग,
माइग्रेटरी, देखो क्या बनाना है हमने, सेकंड स्टेप देखो क्या क्या था, पहले स्टेप में क्या बन रहा था, मिथाइल आयोडाइड, नेक्स्ट स्टेप में क्या बना हमारे पास, CH3COI बना था ना। तो बेसिकली अब हम रिएक्शन को उधर लेकर जाएंगे जिससे आपको CH3C डबल बॉन्ड OI बने। वो कैसे बन सकता है, CH3 भी है, CO भी है, आयोडीन भी है। पहले माइग्रेटरी इंसर्शन होगी, CH3 और CO हमें इकट्ठे करने को। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन के टाइम पे वेकेंट स्पेस क्रिएट होती है, जो एक्सटर्नल लिगेंड ऑक्यूपाई करेगा, वो कौन सा होगा, न्यूट्रल लिगेंड कार्बोनिल। देखो रिएक्शन क्या थी, मिथेनॉल के साथ क्या ऐड करते हो, पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जो मेन रिएक्शन है, कार्बोनिल। तो वो वाला कार्बोनिल हमने यहाँ पे यूज कर लिया, जो मेन रिएक्शन है जिसमें मिथेनॉल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा था। अभी तक क्या क्या ऐड किया, मिथाइल आयोडाइड, वो कैसे बना, को-कैटलिस्ट की रिएक्शन से। उसके बाद हमने क्या किया, कार्बोनिल, ये तो हमारा रिएक्टेंट ही है, ठीक है, जो हमने ऐड करना है। चाहे उसको मेन रिएक्शन में आइसोटोपिकली लेबल कर दो ताकि आपको याद रहे, और फिर इसमें भी आइसोटोपिकली लेबल कर देना उसको। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, आफ्टर माइग्रेटरी इंसर्शन यू विल गेट COCH3, a vacant space which is occupied by carbonyl and you have 3 ions, ठीक है। चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। कितना है ये, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ही रहेगा। और यहाँ पे रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, x नहीं, x -2 -1 -1 +2 +1, ठीक है, +1 आएगी यहाँ पे। ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद तो चेंज हो जाती है, +3, रोडियम विल बी इन +3। माइग्रेटरी इंसर्शन करने से नो चेंज इन ऑक्सीडेटिव स्टेट, तो यहाँ पे रोडियम +3। अब हमें क्या बनाना है, CH3COI, सेकेंड स्टेप में चाहिए ना वो मैंने, तो यहाँ पे कैसे बनेगा वो, बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो यहाँ से हमारे पास इस ग्रुप की क्या हो जाएगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन। इससे क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O आयोडीन, ठीक है। और फिर क्या हो गया, कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया, रोडियम साथ में 2 कार्बोनिल्स 2 आयोडीन अलोंग विद द नेगेटिव चार्ज, ये अपना कैटलिस्ट रीजनरेट। अब जो आपने नेक्स्ट रिएक्शन जो सेकंड स्टेप लिखा था CH3COI, वो कैसे था, उसकी रिएक्शन क्या थी, उसके साथ आपको क्या ऐड करना है, वाटर। यू ऐड वाटर ओवर हियर, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस HI, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म। तो ये जो आपका ये वाला सर्कल है, दिस बिकम्स योर इनर सर्कल। अब जो ये हम बाहर की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर आउटर सर्कल। बाकी उसके बाद क्या होगा आपका, को कैटलिस्ट एक रिएक्शन रहेगी यहाँ पे लिखने वाली, जो आप जिसमें जो आपने पहली रिएक्शन लिखी है, हाइड्रोजन आयोडाइड किसके साथ रिएक्ट करता है, मिथेनॉल के साथ। तो दिस हाइड्रोजन आयोडाइड जो यहाँ पे रिलीज हुआ, वो हाइड्रोजन आयोडाइड फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल मिथेनॉल के साथ। ये मिथाइल आयोडाइड कैसे बना, जब मिथेनॉल की रिएक्शन को कैटलिस्ट के साथ हुई। तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मिथेनॉल की रिएक्शन को कैटलिस्ट हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हुई, मिथाइल आयोडाइड बन गया। तो उसने ये सारी रिएक्शन इनिशिएट की, और जब आपने मिथाइल आयोडाइड बनाया तो उस टाइम पे वाटर भी बना था साथ में, वो वाटर आपने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो यहाँ तक एक आपका सर्कल कंप्लीट हो चुका है। बाद में मतलब आपको ये भी होता है ना, कैटलिस्ट अगर रीजनरेट हो रहा है रिएक्शन में, तो आपका को कैटलिस्ट भी रिएक्शन में रीजनरेट होना चाहिए, क्योंकि आप एक बार हाइड्रोजन आयोडाइड को यूज कर चुके हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड, वहीं से बन रही है। तो बाद में फिर से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल रीजनरेट होगा, और फिर रीजनरेशन के बाद दोबारा से ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये मिथेनॉल जो है आपका रिएक्टेंट है, ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना के देगा, मिथाइल आयोडाइड। तो अगेन मैं इसको यहाँ पे दोबारा आयो नहीं शो कर रही, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, वरना अंदर तक भी कर सकते हैं, 2 साइकिल आपके कंप्लीट हो गए। तो ये आपका इनर सर्कल बन गया, और ये इधर से हमारा आउटर सर्कल। सबको क्लियर है एवरीवन?
सबने कर लिया नोट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सबने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके। और विशाली आपने जो डाउट पूछा था कल, सॉरी मैंने ना देखा नहीं है वो अभी, मैं आज देख के आपको बता दूंगी। ठीक है, और कोई Okay. डाउट तो नहीं किसी को? आप में से किसी को? ठीक है, तो आई एम एंडिंग द क्लास।